ठीक है। अब उसके आगे जो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज ऑल अबाउट डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्योंकि हमने जो भी बात की है, वी वर टॉकिंग अबाउट ए पार्टिकल, क्वांटा, फोटॉन, इसके बारे में ही बातें हम कर रहे थे। अभी हम सिर्फ डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। हम पार्टिकल, एक मैटर लेके चल रहे थे जिसको हम फोटॉन कहते हैं। आज हम देखेंगे और हम जानेंगे कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, कि कैसे पार्टिकल एक रेडिएशन भी हो सकता है। हाउ ए मैटर कैन बिहेव एज ए रेडिएशन, एनर्जी वेव, कैसे ये बन सकता है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कहां से होती है इसकी। अगर मैं पार्टिकल नेचर की पहले बात अगर करूं, तो पार्टिकल नेचर की थ्योरीज अलग अलग आ रही थी। लाइट को जो लोग पार्टिकल बोल रहे थे, बता रहे थे, पहली बार न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी लाइट को लेके। ये सारी क्लासिकल फिजिक्स में इसकी बात हुई थी। ठीक है, मतलब कि हो रही थी तब आइंस्टाइन का दौर नहीं आया था, तो मैं भी छोटा होगा या होगा ही नहीं। वैसे आइंस्टाइन तब था भी नहीं, ये काफी पुरानी बात है। न्यूटन ने नियर अराउंड 19 क्या बोल रहा हूँ 1675 में 1675 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉर्पस्कुलस थ्योरी या कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इन 1675 एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी जिसने ये बोला अपनी थ्योरी में, न्यूटन ने बोला कि लाइट जब चलती है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है। ये उसने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बोला, CORPUSCULAR, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ये थ्योरी का नाम था। और उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दिया कॉर्पस्क्यूल्स। ठीक है, तो लाइट को न्यूटन ने बोला कि एक पार्टिकल है, उसने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बोला, और उस पार्टिकल को बोला गया कॉर्पस्क्यूल्स। इसी के साथ मिलता जुलता पार्टिकल नेचर बताया लाइट का, वो प्लैंक्स ने बता दिया। प्लैंक्स ने काफी सालों बाद लाइट को बोल दिया कि लाइट पार्टिकल है प्लैंक के अकॉर्डिंग, और प्लैंक ने बोला लाइट के पार्टिकल का नाम है फोटॉन। प्लैंक ने लाइट के पार्टिकल को बोल दिया फोटॉन। और इन थ्योरीज की हेल्प से, जिन थ्योरीज ने लाइट को एक पार्टिकल माना, पार्टिकल मान के हमने कई सारे इफेक्ट्स प्रूव भी किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए, जिनसे ये पता लगता था कि हाँ लाइट एक पार्टिकल है। उनमें कई सारे नेम्स आ रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिकली पार्टिकल नेचर ही शो करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्टिकल नेचर से हम प्रूव करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर से हम प्रूव करते हैं। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये बताते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर है। तो इसी दौरान हाइगन नाम के इंसान ने, इसके बारे में हम जानेंगे इसकी थ्योरी, वो बट ऑप्टिक्स में हम उसकी बात करेंगे जहां पे लाइट के फिनोमेना डिस्कस होंगे। हाइगन ने ये बोल दिया कि लाइट एक, अपनी थ्योरी दिया हाइगन ने, कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हाइगन ने अपने एक थ्योरी पेश की कि हो सकता है लाइट रेडिएशन ही हो, रेडिएशन भी हो सकती है। इसने अपनी वेव थ्योरी दी थी, हाइगन्स वेव थ्योरी इसको बोला जाता है, वेव थ्योरी। उसने इस वेव थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए कि अगर लाइट वेव है तो
क्या पैटर्न है इस वेव का, कैसी दिखती है, क्या है, वो सारी इसने अपनी थ्योरी में बताया। अगर ये ट्रेवल करती है तो किस फॉर्म में करती है, वो हाइगन ने सारी अपनी थ्योरी बताई। इस थ्योरी की हेल्प से ना ही हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बट कुछ ऐसे फिनोमिना भी जो हमने शो किए, प्रूव किए, जो लाइट को पार्टिकल मान के हम कभी प्रूव कर ही नहीं पाते। इंटरफेरेंस लाइट का एक फिनोमिना है। जब हम लाइट को एज ए पार्टिकल लेके चलते हैं, इंटरफेरेंस हम प्रूव कर ही नहीं पा रहे थे विद दी पार्टिकल थ्योरी। डाइफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो हम पार्टिकल थ्योरी से उसको प्रूव कर ही नहीं पा रहे थे। जब लेकिन हाइगन की वेव थ्योरी की हेल्प से हमने देखा कि वी वर एबल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, इनफैक्ट पोलराइजेशन भी। तो यहां से शुरुआत हो जाती है कि फिर मानना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो बात कर रहे हैं कि वेव भी तो है, वेव वाले रिजल्ट भी तो आ रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने इसको वेव माना भी शुरू कर दिया। आई स्टॉप हियर। ओके, हाँ जी। तो कुछ लोगों ने वेव माना शुरू कर दिया। तो फिर थोड़ी स्लाइड दिखा दे आपको, कुछ पॉइंट्स होंगे उसमें इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ओके ओके ओके। हाँ जी, सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो वेव थ्योरी में मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी हम प्रूव कर सकते हैं पार्टिकल नेचर से। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह कॉम्पटन बता सकते हैं। तो इससे पता लग गया था कि लाइट जो इसको रेडिएशन बोलते हैं उसके डुअल नेचर है। वो एक तरह की वेव भी है, वो एक तरह का पार्टिकल नेचर भी कैरी करती है। सो वो लुइस डी ब्रॉगली था जिसने बोला कि ये हम अब इस पे बहस नहीं करेंगे। कुछ लोग इसके साथ स्टिक थे कि नहीं पार्टिकल ही है, कुछ कहते थे नहीं देखो हमारा वेव का भी तो फिनोमेना आ रहा है, वेव नेचर भी तो प्रूव हो रहा है। तो लुइस डी ब्रॉगली ने इस चीजों को क्या किया, इन नेचर को मिला दिया। उसने बोला कि पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो डुअल नेचर कैरी कर सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर फोटोन भी ले लें कि वो सिर्फ पार्टिकल ही है, नहीं, उसका पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर भी आ सकता है और होता है। बट कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बोला कि ये दोनों है, नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। या तो एट ए टाइम पार्टिकल होगा, या तो एट ए टाइम हम उससे वेव लेंगे। हम अगर ये मान लें कि एक ही टाइम पे वो दोनों के जैसे हम उससे बिहेव करवाए, कि अब उसमें माने पार्टिकल भी है कि वेव भी है, नहीं, दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, बट वो दोनों के जैसे बिहेव कर सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। और उसने ये जो सजेशंस दिए थे, ये जो उसके मानना था, उसने ये नेचर से ही चीजों को उठाया था। उसने बोला जैसे नेचर लव सिमेट्री, कि अगर ये चीज अगर वेव हो सकती है, अगर लाइट जो एक तरह की हम रेडिएशन कहते हैं वो पार्टिकल हो सकती है, तो हो सकता है कि पार्टिकल भी वेव हो ना। सो नेचर की जो सिमेट्री होती है, उसने इस आधार के बेस पे दोनों पक्षों को लिया, कि पार्टिकल वालों को बोला चल पार्टिकल भी है, वेव वालों को बोला वेव भी है, दोनों को मिला दिया, बोला ये दोनों होते हैं। लाइट एक वेव भी हो सकती है, लाइट एक पार्टिकल भी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स दो ही चीजों की तो बनती है, या तो एनर्जी एनर्जी, रेडिएशन रेडिएशन है, या मास मास जिसको हम पार्टिकल कहते हैं। और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। आइंस्टाइन ने भी बोल दिया था बाद में, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी मास में चेंज हो सकती है, मास एनर्जी में। तो ये इस ऐसे चीजों की शुरुआत होती है। तो ये थी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि कैसे
उसने फिर इस चीज की कुछ थ्योरीज को मिलाया और कैसे एक इक्वेशन तैयार की। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अभी तक मेरी आवाज अच्छा ओके, किसी का चैट में कुछ आ गया है। सर likewise threshold frequency, is there any threshold wavelength as well as in photoelectric effect? ओके देखिए, जो लाइट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो आपको एक बात समझनी होगी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मटेरियल मैटर की प्रॉपर्टी है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हमारे ऑल अराउंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाली रेडिएशन है। कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भी है, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भी है। और हर रेडिएशन, हर वेव की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। हर वेव की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। तो जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हम कहते हैं कि कम से कम जो मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कौन सी कम से कम है। अगर मान लें कि रेड वाली किसी मेटल के लिए, जो रेड वाली लाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उस लाइट की वेवलेंथ होगी वो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ कह सकते हैं। बट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि इतनी वेवलेंथ वाली लाइट लगेगी इसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं है एनर्जी के साथ। एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। डिफरेंट वेवलेंथ की भी ना सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे कि वेवलेंथ कोई थ्रेशहोल्ड चाहिए होती, नहीं। वेवलेंथ से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना है एनर्जी से। जितनी ज्यादा अप एंड डाउन कुछ चीज हो रही होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उस वेव के पास उतनी ज्यादा एनर्जी है। वेवलेंथ हैज नथिंग टू डू विद द थ्रेशहोल्ड फैक्टर। हर मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, ओके। तो अब मैं आगे बात करना शुरू कर रहा हूं कि कैसे फिर डी ब्रॉगली ने अपनी कुछ आगे इक्वेशन तैयार की। तो उसने एक इक्वेशन तैयार की जिसने उसने कुछ दो थ्योरीज को आपस में मिलाया। उसने दो थ्योरीज को आपस में मिलाया। एक थ्योरी वो थी जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर भी लिया था, एक थ्योरी वो थी जिसने लाइट का सिर्फ वेव नेचर लिया था। फिर उन दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन तैयार की। वो तैयार की थी डी ब्रॉगली ने। अगेन डी ब्रॉगली के पास कोई कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी। ये सब अभी तक बातें ही कर रहे हैं कि हो सकता है ना नेचर में ऐसा भी तो होता है, तो मे भी हो सकता हो। तो ये डी ब्रॉगली ने अपनी थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में उसने अपनी एक इक्वेशन तैयार की थी मैथमेटिकली। वो बताते हैं कि वो इक्वेशन क्या थी। ओके, तो ये तो इंट्रोडक्शन थी। सो लेट मी शो यू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो उसने इक्वेशन दी थी वेवलेंथ की। ओपन हो रहा है, जस्ट वेट, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। हाँ जी, ओके, इज दिस विजिबल ऑन स्क्रीन नाउ? डी ब्रॉगली वेव इज द हेडिंग। यस सर। चलिए आ गया। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने बोला कि जो भी कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मोशन में है, तो हो सकता है वो अपने साथ एक वेव कैरी कर ले। इफ द पार्टिकल इज इन मोशन, वो अपने साथ वेव कैरी कर सकता है, मींस वो वेव बना सकता है। और डी ब्रॉगली ने बोला कि ये सिर्फ पॉसिबल है
एक मूविंग पार्टिकल के लिए, स्टेशनरी पार्टिकल नहीं। अब उसने क्या क्या इक्वेशंस को लिया, उसने एक इक्वेशन ली जिसने लाइट को रेडिएशन माना था, प्लैंक्स थ्योरी। उस थ्योरी में बोला जो एनर्जी होती है फोटॉन की, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये एक इक्वेशन होती है ना, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ, एक ये ली। दूसरी उसने आइंस्टाइन की ही थ्योरी ली जो कहती थी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सो दोनों इक्वेशंस को उसने कंपेयर किया, एनर्जी और एनर्जी को किया कंपेयर, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेट यहां पे किया गया। जब इक्वेट किया गया तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल। अगर छोटे पार्टिकल ले रहे हैं तो फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो सकता है, एनी पार्टिकल। बड़े भी ले सकते हैं, फिर वो रिजल्ट अलग सा हो जाएगा, बताएंगे उसके बारे में, डिस्कशन की जाएगी। c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, सो m इंटू सी मतलब मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी, वो होता है मोमेंटम। तो ये इक्वेशन दी थी डी ब्रॉगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। अगर हम फोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल ले लें तो उसकी स्पीड बन जाएगी v, तो इक्वेशन बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये उसने इक्वेशन बनाई, दिस इज दी, बेसिकली ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो उसने बताया कि पार्टिकल एक वेव बन सकता है तो उसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होता लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये था उसका कहना। सो इसके लिए जरूरी क्या है, पार्टिकल का मोशन में आना, वेलोसिटी का आना। तो चलिए इसके बारे में और आगे थोड़ी डिस्कशन कर देते हैं, इस इक्वेशन से क्या क्या हम कंक्लूजन बना सकते हैं, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस दैट। ओके, सो एज वी नो इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो वो सारे फैक्टर्स हमारे सामने ही हैं। सो वी कैन सी वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लैंक्स कांस्टेंट के, तो वो तो कांस्टेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स है वैल्यू, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। इसका मतलब जो पार्टिकल जितना फास्ट चलता है उतनी ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ हो जाती है, उतनी ही ज्यादा उसकी वेवलेंथ हो जाती है, जितना फास्ट। जैसे फोटॉन इतनी ज्यादा स्पीड है, कितनी, 3 × 10⁻8, इतना ऑर्डर है, 10⁻8, इतनी स्पीड होती है तब जाके वो एक वेव बनता है, तब जाके उसके अप एंड डाउन इतने ज्यादा होते हैं, वेव तब तैयार होती है। तो इसका मतलब अगर हम भाग भाग के जा रहे हैं, अगर हमने बॉल फेंक दी है, क्या वो वेव नेचर कैरी कर लेगी? नहीं, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है बड़ी स्मॉल होती है, हम जो बॉल फेंकते हैं कुछ भी करते हैं, इसलिए वेवलेंथ बड़ी ज्यादा होती है। मतलब अगर लाइट की वेवलेंथ ऐसे बन जाती है ना, ऐसे, वो तो वेवलेंथ बनेगी ही नहीं, वो ऐसे लगेगा पार्टिकल स्ट्रेट ही जा रहा है, अप एंड डाउन नहीं होगा। ये बॉल, मान लो ये बॉल है, वेव तो होती है ना ऐसे, यहाँ पे बना रहा हूँ अप डाउन ऐसे, बट बॉल का तो वेव नेचर दिखेगा ही नहीं, बॉल कैसे दिखेगी, ये जा रही है, तो वेवलेंथ तो इतनी बड़ी है, अप एंड डाउन होगा ही नहीं, वेव नेचर कैरी करेगा ही नहीं। तो स्पीड का होना बड़ा ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा स्पीड वेवलेंथ उतनी छोटी, मतलब ये देखो इतनी छोटी वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक हो रही है, ऐसे सो on। अगला कहता है कि पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा, इनफाइनाइट वेवलेंथ, मतलब हम विजुलाइज नहीं कर सकते। पार्टिकल रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, अगर हम फोटॉन को रेस्ट में छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में छोड़ दें, वो फिर वेव नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी वेव बनेगी ही नहीं, वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज वो मास पे भी तो डिपेंड करता है, जितना बड़ा मास होगा, जितना हैवियर मास, उतनी छोटी वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ चार्ज इंडिपेंडेंट,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम मास है, उनकी वेवलेंथ भी ऑलमोस्ट सेम आएगी। ये नहीं होगा कि इस पे चार्ज है प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कोई भी मैटर अगर उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, छोटा सा इलेक्ट्रॉन जैसा, प्रोटॉन जैसा, वो अगर बड़ी फास्ट मूव करेगा तो वो वेव बन जाएगा। तो वेव मतलब वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगा। और वो जैसे फोटॉन है ना, वो भी तो पार्टिकल है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसे कोई भी मैटर बन सकता है, तो मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। बट फिर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाए नहीं जाते, उनको मैटर वेव ही बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक बेसिक डिफरेंस है मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दूसरी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, बनती है किसी एक्सीलरेटिंग चार्ज से, बट मैटर का चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ये थे हमारे कंक्लूजन। सो बेसिकली कंक्लूजन ये हम बना सकते हैं फ्रॉम दी रिजल्ट ओनली। इसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या किया? डी ब्रॉगली ने इसी इक्वेशन का यूज करके अपना एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसने बोला चलो मेरे पास एक इक्वेशन तो तैयार है, चलिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बनाता हूं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, वो बेसिकली करना क्या चाहता था। मान लो ये प्लेट है, दिस इज ए प्लेट, ठीक है। इस प्लेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस प्लेट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके सामने हमने बैटरी का पॉजिटिव रख दिया। ये क्या है? बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या प्लेट, दिस इज पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को बैटरी से जोड़ा हुआ है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? ये मान लो बैटरी से है, ये मान लो नेगेटिव से है, ऐसे है ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू? ये जस्ट ए टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था, उसने कैसे ये चीजें बनाई, कैसे होता है। दिख रही है डायग्राम आपको? यस सर। हाँ जी, ठीक है। अब बेसिकली जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमने बैटरी को अभी ऑन नहीं किया, मान लो ऑन यहाँ पे कर दिया, और हम स्लोली स्लोली वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना बाहर आना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। जितनी ज्यादा वोल्टेज की जाएगी उतने ही ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सीलरेट होके इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास m है, और उसने जब मूव करना शुरू किया, जब उसको एक्सेलरेट करवाया गया बाय गिविंग दी पॉजिटिव पोटेंशियल टू दी दिस प्लेट, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो किसके इक्वल थी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आ गई, क्योंकि उसको पॉजिटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसको बाहर निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, इसको बाहर निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, अपने आप तो बाहर नहीं आएगा। सो वो काम क्या है? वो काम होता है इस पे वर्क करना। आपको एक रिलेशन पता है? पोटेंशियल। बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? वी आर गिविंग द पोटेंशियल, एंड वी नो पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज ना। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। सबको ये फॉर्मूला पता है। तो वर्क चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन पर हो रहा है, तो बेसिकली वर्क हम क्या कर रहे हैं? E इंटू वी, ये हम वर्क कर रहे हैं जितना, और V इज दी पोटेंशियल,
जितना पोटेंशियल ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क होगा, और जितना ज्यादा वर्क होगा ना उतनी ही ज्यादा ये एक्सीलरेट होगा। समझ रहे हो? वर्क डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पे। जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा, जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे मींस उतना ज्यादा हम काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा काम कर रहे हैं तो मतलब उतना फास्ट ये जाएगा, उतनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब जितना वर्क किया जाएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन होगी। सो ऐसे हमने अब इक्वेशन तैयार की। चलिए देखिए क्या इक्वेशन है। सो वी आर heading towards the de Broglie wavelength for electron. I hope this is visible to you. है ना? Right or no? Yes or no? Yes, it's Heading visible. D. हाँ जी। सो देखिए डी ब्रॉगली ने बोला था कि लैम्डा होता है h अपॉन mv या mc। अगर लाइट है तो mc ले लेंगे, और h अपॉन p इज द मोमेंटम। ठीक है, हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन हमने 11th में किया था, ये आता था P इक्वल टू √2m के काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन के बताने की जरूरत है? 11th में किया होगा ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। याद है किसी को? हाँ, Yes, sir. इसकी भी डेरिवेशन करो, ये याद होगा ना? ओके ठीक है। अब देखिए, तो ये हमें ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज थी। अब उसने बोला डी ब्रॉगली ने कि जितनी काइनेटिक एनर्जी देंगे ना वो होएगी E इंटू वी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी जो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू E इंटू वी। ई इंटू वी क्या था? जो हम वर्क कर रहे थे, तो जितना वर्क किया जाएगा, वर्क होगा E इंटू वी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मोमेंटम, और P की वैल्यू हमें अभी आपको दी कि P का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है √2m के। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कैसे आ रही है इलेक्ट्रॉन के पास? वो आ रही है जितना उस पे वर्क किया गया E इंटू वी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया E इंटू वी। अब इसके बाद हमने क्या किया? ये रिलेशन तैयार हो गया। मैं सारा रब थोड़ा हटा दूं, ये रिलेशन तैयार हुआ। ये दिस इज रिलेशन। ओके, अब इस रिलेशन में हमें क्या क्या वैल्यू ऑलरेडी पता है। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वी नो 6.6 जो भी उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻34 के अराउंड ऐसे कुछ होती है। M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इन सब की वैल्यू पुट की हमने और इसको सॉल्व किया तो फाइनल रिलेशन ये हमारे पास आया। और V क्या था? V वोल्टेज थी जो हम देंगे, जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना वो। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्रॉगली ने दी, बट अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि क्या इलेक्ट्रॉन वेव बन सकता है कि नहीं। बस हमारे पास मैथमेटिकल कह सकते हैं कि मैथमेटिकल बस एक रीजनिंग ही है कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, थ्योरीज ही हैं, बट कोई प्रूफ नहीं था। आई होप यहां तक आपको कहानी की समझ आ चुकी, क्या हुआ, कैसे फिर उसने अपनी इक्वेशन तैयार की, कैसे उस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन में उसने अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेट होगा तो वर्क किया जाएगा, सो ऑन। ये सारा चीजें हो गई यहाँ पे। इसके कई सालों बाद डेविसन और जर्मर नाम के इंसान ने जो डी ब्रॉगली ने बोला था ना, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। तो आज का लास्ट टॉपिक होगा कि डी ब्रॉगली ने जो मैथमेटिकल रीजनिंग दी, इक्वेशन दे दी, और उसने सिर्फ बोल दिया कि भाई साहब जी मान लो ना होगा, बस वेव हो जाएगी, वो एक पार्टिकल भी वेव नेचर कैरी कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इसके इक्वल होगी, बता दिया। बट कोई प्रूफ नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसके पास नहीं था। सो पहली बार डेविसन और जर्मर नाम के इंसान ने ये चीज प्रूव की एक्सपेरिमेंटली। सो इस एक्सपेरिमेंट में आपको बता दूं, आपके सिलेबस में लिखा गया है, सिर्फ आइडिया लेना है,
और जितना मैं एग्जैक्टली जितना यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना डायग्राम, उतना ही आपको पेपर में भी लिखना है। थोड़ी अपनी सेंटेंसेस ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, बट बेसिक जो है पूरा वो यही है। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं क्या है। देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैं पहले पेन किसी रंग लेता हूं, येलो। थोड़ा बड़ा। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, उसकी सेटअप को समझते हैं। देखिए उसके सेटअप में उसने पहले तो मैं बताता हूँ एक लिया गया फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? जैसे एक बल्ब में फिलामेंट दिखता है ना आपको, ये है फिलामेंट, दिस ये फिलामेंट है, ठीक है। दिस इज फिलामेंट, मेटल का होगा, ठीक है। जैसे टंगस्टन यूज होता है, उसमें यूज किया जाता है बल्ब में। ये भी आप कह सकते हो कि ये बेसिकली था भी, इट वाज मेड अप ऑफ टंगस्टन कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। इसको बैटरी के साथ जोड़ा गया था। बैटरी, यू कैन सी दिस इज द बैटरी। तो मतलब जब इसमें से करंट पास होगा तो ये हीट अप होगा। पहला सेटअप को समझते हैं। इसके बाद इसके सामने दो चीजें रखी गई। एक थी ये, और ये जो फिलामेंट देख रहे हो ना, ये फिलामेंट और एक इसके आगे प्लेट थी। ये बड़ा एक दूसरे के क्लोज है, मतलब इतना क्लोज। ये जो सी है ना, सी आपको एक इलेक्ट्रोड जैसे सीधा, ये बड़े ही एक दूसरे के पास है। मीन ऐसा मान लो टच होना रह ही गया, इतना क्लोज रखे जाते हैं। और इसको सी क्यों बोला गया? क्योंकि इसको नेगेटिव से ज्वाइन किया गया, वोल्टेज के नेगेटिव से। और ये वोल्टेज जो दी जाएगी, इट इज ए वेरिएबल वोल्टेज, मतलब इसकी वोल्टेज हम खुद सेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा पॉजिटिव एंड आप देख सकते हो, उसको एक किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया है, जिसको नाम दे दिया गया ए। दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड ए विच इज इन द ब्लू कलर। और ये इलेक्ट्रोड के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिखेगा, बताएंगे क्या होता है ऐसे, ठीक है। इसके सामने रखा गया था एक निकल क्रिस्टल। एक्सपेरिमेंट में और भी कुछ पहले लिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिया होगा, बट जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था उस समय उसने लिया था निकल क्रिस्टल। तो ये सामने है इसके निकल क्रिस्टल, और उसके क्रिस्टल लैटिस दिख रहे हैं आपको। और एक डिटेक्टर था जिसका काम होता था कि अगर कोई पार्टिकल उसकी तरफ आ रहे हैं या कोई भी चीज उसकी तरफ आ रही है तो उसे डिटेक्ट करना। और इसकी एबिलिटी थी कि ये मूव कर सकता था इधर किसी भी डायरेक्शन में, इधर जैसे एक सर्कुलर पाथ बनाया गया, मींस कहीं पे इसको मूव आप करवा के लेके जा सकते थे, इसको घुमा सकते थे चारों ओर। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा था कि जैसे ही करंट फ्लो होता था फिलामेंट में ना, तब इसमें होती थी थर्मियोनिक एमिशन। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन पॉसिबल है, 3-4 तरीके होते हैं। फील्ड एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, उसी तरह एक होता था थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पे जैसे ही फिलामेंट में करंट फ्लो होता है, ये हीट अप हो जाती है, ये फिलामेंट हीट अप हो जाती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि ये बिल्कुल पास में ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट हो जाते हैं टुवर्ड्स द एनोड। एनोड जिसको पॉजिटिव रखा जाता है, इसकी तरफ एक्सीलरेट होते हैं। एक्सीलरेट होकर ये एक बीम के जैसे पास होते हैं, क्योंकि इसके आगे कॉलीमेटर रखा जाता है जो एक शार्प बीम भेजे, स्कैटरिंग ना भेजे, क्योंकि ऐसे तो इधर भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे। हमने कॉलीमेटर रखा, डेविसन जर्मर ने कॉलीमेटर रखा, ताकि एक शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की ओर जाए, ठीक है। सो मैं पहले सेंटेंसेस रीड कर लेता हूं क्या होता है। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन, इसको इलेक्ट्रॉन
गन बोला जाता है इस पूरे सेटअप को, ये वाले को, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, इज मेड टू फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल कट अलोंग द क्यूबिकल एक्सिस एट ए पर्टिकुलर एंगल। इस निकल को कट किया गया था इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग। द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर व्हिच कैन बी रोटेटेड एट एनी एंगल। तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर होती थी उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर रखा गया था जो किसी भी एंगल पे जा सकता था। यू कैन सी डिफरेंट एंगल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब हमने नोटिस क्या किया यहाँ पे, हमने ये नोटिस किया कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो डिटेक्ट हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पे कम हो रहे हैं। एक पॉइंट ये नोट किया गया। दूसरा पॉइंट ये नोट किया गया अलग अलग वोल्टेज पे भी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। सो डिफरेंट वोल्टेज पे स्कैटरिंग कहीं ज्यादा कहीं कम, डिफरेंट एंगल पे कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे हो रहा था। बट एक ऐसे एंगल और एक ऐसी वोल्टेज देखी गई जहां पे जो रिजल्ट था वो था मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर एंगल जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट था, वो कौन सा था, वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इट वाज एट 50 डिग्री एंगल पर और 54 वोल्टेज पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पाई गई थी स्कैटरिंग की, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, फिर उसने कुछ कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन देखो आपको एंगल दिख रहा है, ये एंगल इन ये क्रिस्टल लैटिस की लाइन है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल का सम होगा थीटा, ये भी थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 होगा, और फाई था एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो उसे सॉल्व यहाँ पे हम करते हैं तो थीटा की वैल्यू आती है 65 डिग्री। बट कुछ वैल्यूज हमारे पास पहले से होती हैं। क्रिस्टल स्पेसिंग आपको पता होगी, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है उसकी वैल्यू होती है 91 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ वैल्यूज है, आपको सिर्फ याद रखनी है। इनकी कैलकुलेशन के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। बेसिकली ऐसा कह सकते हो जो डी है वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, और होती भी है। बेसिकली जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होती है निकल क्रिस्टल के लिए वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। नाउ ब्रैग्स इक्वेशन होती है एक, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, ऑप्टिक्स में उसकी डिस्कशन थोड़ी सी होती है। उस इक्वेशन ने ये वैल्यू दी हुई है 2d sin थीटा होता है n लैम्डा के इक्वल। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा n लैम्डा के इक्वल होता है। 2 तो एक कांस्टेंट है, d हम ले रहे हैं जो स्पेसिंग है, छोटी सी स्पेसिंग होगी बीच में, थोड़ी सी स्पेस होती है ना, ये स्पेस मान लो, ये एक एटम, ये एटम, ये बीच में थोड़ी सी स्पेस, ठीक है, उसकी वैल्यू 0.91 है। थीटा अभी निकाला 65, एन जो है प्रिंसिपल, जो फर्स्ट हमारा वो नंबर होता है, फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन थी ये, एन इज 1। तो हमने कैलकुलेशन से ना लैम्डा निकाल लिया कि अगर, अब आपके माइंड में मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चलो कैलकुलेशन कर रहे हैं बट ये वेवलेंथ कैसे, हमें कैसे पता कि ये वेव ही है, हाउ कैन वी से कि वेवलेंथ, हमने क्यों यहाँ पे डायफ्रैक्शन वाला कुछ फिनोमेना लगा के, इक्वेशन लगा के ये लैम्डा निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रूव हुई कि वेव है, स्कैटर हुई, एक मैक्सिमम पॉइंट पे स्कैटरिंग हुई तो वेव मान लिया, वो वेव की वैल्यू 1.65 आ गई, कैसे, क्यों? उसका एक रीजन था, उन्होंने एक रीजन दिया। वो रीजन ये था कि उन्होंने ना एक ग्राफ देखा, एक ग्राफ, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। ये ग्राफ 44 वोल्टेज पर था, ये 48 वोल्टेज पर था, ये 54 वोल्टेज पर था, और ये ग्राफ जो अगला है 64 वोल्टेज पर था। और जो 54 वोल्टेज वाला ग्राफ था ना, थर्ड ग्राफ जो आपको दिख रहा है, उसमें आपको एक पीक मैक्सिमम दिखती है, फिर एक मिनिमम पीक, एक मैक्सिमम पीक, एक मिनिमम पीक, और एंगल 50 डिग्री पर मिलती है। बेटा ऐसी ही पीक जब हम डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, हमें वहां पर भी दिखती है, कुछ ऐसी पीक होती है, मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर ऐसे ऐसे होती है। तो यहाँ भी जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे भी एक मैक्सिमम पीक आती है
फिर एक मिनिमम पीक आती है, ऐसा दिख रहा है हमें। और ये ग्राफ सिर्फ डायफ्रैक्शन में आता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला ग्राफ डायफ्रैक्शन में आता है, बट ये वाला ग्राफ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इससे इस डाइवर्सन और जर्मन ने कंक्लूड किया कि अगर ये डायफ्रैक्शन वाला ग्राफ का पैटर्न एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक वेव बन चुका है, इलेक्ट्रॉन ने वेव नेचर कैरी कर लिया है। इस इंसान ने, डेविसन और जर्मर दोनों ने कैलकुलेशन से वेवलेंथ की वैल्यू निकाली 1.65। वही कुछ अगर डी ब्रॉगली की बात करें, डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी जो नीचे लिखी हुई है, ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता थी, बट एक्सपेरिमेंट से वोल्टेज कौन सी आई थी, 54, जहां पे मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। जब हम 54 वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हमारे जो आंसर आते हैं वो आते हैं 1.67। डेविसन और जर्मन ने दिया 1.65। इट मींस काफी क्लोज एग्रीमेंट हो रहा है इनके बीच में। मींस रिजल्ट्स ये सजेस्ट कर रहे थे, जो मैथमेटिकल रिलेशन डी ब्रॉगली ने दिया उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू आई और जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ की वैल्यू आई, दोज आर वेरी क्लोज वैल्यूज, जिसने बता दिया एक्सपेरिमेंटली, और इक्वेशन डी ब्रॉगली की भी सही निकली, और ये फैक्ट बन गया कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो एक वेव है। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म हो गया, और आपको सिलेबस में अपने ये लास्ट टॉपिक दिखेगा। एक बीच से छोटे से टॉपिक है वो मैंने अभी छोड़े हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, मे बी कल क्लास हमारी, वो हम कल करेंगे। वो बड़े छोटे हैं, फोटो सेल क्या होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं, दैट्स ऑल। बट मेन टॉपिक हमारे सारे हो गए। सो इसमें किसी ने Excuse me, कुछ, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा पूछिए। सर हम ब्रैग्स लॉ नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे बट हम बेसिकली हम डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये इक्वेशन, इसको ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, वहां पे आपको ये दिख जाएगी। ऑप्टिक्स में ये आता है, पढ़ेंगे। सो वो डायफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट डेविसन ने यूज किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ, वेट। हाँ, तो इतना ही है, चलो ठीक है। ओके डन। सो क्लास इज ओवर बेटा, नाउ यू मे लीव। अगर पूछना है तो भी मैं यहीं पे हूँ, पूछ सकते हो। क्लास इज ओवर।